28 अप्रैल 1988 हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर का वक्त हो रहा था और अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 हर दिन की तरह दिन की अपनी 7वीं उड़ान भरने की तैयारी में जुटी थी। ये एक बोइंग 737 प्लेन था जिसे हवाई की आखिरी रानी के सम्मान में क्वीन लिलियोकलानी नाम दिया गया था। ये प्लेन रोजाना हवाई के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक दिन में कई बार शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स को कवर करता था। अब इसको दिन की अपनी 7वीं उड़ान हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओहाउ आइलैंड के होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की भरनी थी, जिसका डिस्टेंस करीब 350 किलोमीटर था और ये सिर्फ 35 मिनट की एक रूटीन फ्लाइट थी। इस प्लेन के पायलट रॉबर्ट बॉब शॉन्सथाइमर थे, जिन्हें 8,500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इनमें से 6,700 घंटे उन्होंने सिर्फ बोइंग 737 विमान को उड़ाने में ही बिताए थे। उनके साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस थी, जिन्हें 8,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। यानी कुल मिलाकर प्लेन की कमान बेहद ही एक्सपीरियंस हाथों में थी। इसके साथ ही इस विमान की फ्लाइट अटेंडेंस की टीम भी और विमानों की तुलना में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी। इनमें जेन सैटो टोमिटा, मिशेल होंडा और क्लाराबेल लैंसिंग शामिल थी। 58 साल की क्लाराबेल अलोहा एयरलाइंस के साथ पिछले 37 साल से जुड़ी हुई थी और वो अपने हंसमुख नेचर के कारण इस फ्लाइट से आने जाने वाले लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी। दोपहर करीब 1 बजे तक फ्लाइट के लास्ट मोमेंट्स चेक्स भी पूरे हो जाते हैं और पैसेंजर्स भी सीढ़ियों के जरिए विमान में चढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में इसके अंदर कुल 95 लोग सवार हो जाते हैं, जिनमें 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इसके साथ क्रू रूटीन अनाउंसमेंट्स में व्यस्त हो जाता है और पैसेंजर्स अपनी सीटों पर सेटल होने लगते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस रूटीन बोर्डिंग के दौरान एक छोटी सी चीज अनदेखी कर दी गई थी। दरअसल विमान में चढ़ते समय गेल यामामोटो नाम के एक पैसेंजर को एंट्री डोर के राइट साइड कुछ अजीब सा दिखाई दिया। यहाँ एक छोटा सा क्रैक था। ये देखने में मामूली सा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना इस बारे में किसी को कुछ बताए वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस क्रैक को उन्होंने एक साधारण सी खरोच समझकर नजरअंदाज कर दिया है, वही छोटा सा क्रैक कुछ ही देर बाद आसमान के बीचों बीच एक मौत का दरवाजा बन जाएगा और ये उड़ान इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बन जाएगी। इस सबसे अनजान दोपहर 1:25 पर अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 टेक ऑफ कर जाती है। कुछ ही देर में प्लेन आसमान में हवा से बातें करने लगता है। आइलैंड नेशंस में वैसे तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन उस दिन मौसम साफ था और हवा भी ठीक थी, इसलिए बिना किसी मुश्किल के विमान कुछ ही देर में पहले 10,000 फीट, फिर 14,000 फीट और फिर अपनी क्रूजिंग हाइट 24,000 फीट पर पहुंच जाता है। प्लेन को इस वक्त फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस उड़ा रही थी और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कैबिन के अंदर का माहौल भी बिल्कुल और दिनों जैसा ही था। सभी पैसेंजर्स रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। इस दौरान कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई नीचे नीले समंदर को निहार रहा था, तो कुछ यात्री एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। यात्रियों की सीट बेल्ट अब भी बंधी हुई थी और क्रू मेंबर्स भी अपनी जगह ले चुके थे। मिशेल होंडा इकोनॉमी क्लास के पास थी, जेन सैटो टोमिटा रो 2 के पास थी, जबकि लीड फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लैंसिंग रो 5 के पास खड़ी होकर एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद 1:45 पर जब प्लेन माउई से 43 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था, तब विमान के अंदर छत की तरफ से एक हल्की सी चरमराहट की आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। एक ही झटके में प्लेन की छत का 35 स्क्वायर मीटर हिस्सा टूटकर हवा में उड़ जाता है। रो 1 से लेकर रो 6 तक का हिस्सा अब बिना छत और आसपास की दीवारों के खुला होता है। अचानक पैसेंजर्स के लिए सांस लेना मुश्किल होने लगता है। उनका सामान हवा में उछलने लगता है। जो लोग आगे की रोज में बैठे होते हैं, जब वो दाएं बाएं और ऊपर देखते हैं तो उनकी जान हलक में अटक जाती है। तीनों तरफ उन्हें खुला आसमान दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लैंसिंग, जो उस वक्त अपने काम में लगी थी, एक ही झटके में उनकी आंखों के सामने हवा में उड़ती हुई प्लेन से बाहर निकल जाती है और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसी समय दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट जेन सैटो टोमिटा के सर पर एक भारी लगेज आकर लगता है और वो खून से लथपथ फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। अचानक से पूरे प्लेन के अंदर मेटल के पीसेस, मैगजीन्स, पैसेंजर्स के सामान सब कुछ हवा में उड़ने लगते हैं। कुछ मेटल पीसेस विंग्स, इंजन्स और टेल सेक्शंस में जाकर भी टकराने लगते हैं। पूरे प्लेन के अंदर हाहाकार मच जाता है।
24,000 फीट की ऊंचाई पर छत उड़ने की वजह से करीब 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज और हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थी और प्लेन समेत उसमें मौजूद हर एक इंसान बुरी तरह से कांप रहा था। जो फ्लाइट कुछ मिनट पहले तक एकदम नॉर्मल थी, वो अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। पैसेंजर्स को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। हवाई में छुट्टियां मनाने आए ये लोग अब मौत की दहलीज पर खड़े थे और हर चेहरे पर एक ही डरावना सवाल था कि ऐसी हालत में उनमें से कोई भी बच पाएगा या फिर उन सभी का अंजाम भी क्लाराबेल लैंसिंग जैसा ही होने वाला है। आमतौर पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ऊंचाई पर भी इंसान सांस ले सके। दरअसल जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता है, बाहर की हवा पतली होती जाती है। लगभग 10,000 फीट के बाद नेचुरल ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए एयरक्राफ्ट के अंदर एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो प्लेन के अंदर की हवा को कंप्रेस करता है और प्रेशर इस तरह मेंटेन करता है कि कितनी भी ऊंचाई हो, पैसेंजर्स प्लेन में आसानी से सांस ले सके। पर चूंकि इस प्लेन की छत का एक बड़ा हिस्सा उड़ चुका था, इसलिए कैबिन का प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट एक ही पल में खत्म हो गया था। इसी वजह से पैसेंजर्स को एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। ऐसी सिचुएशन में हर सीट के ऊपर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क मौजूद होता है जिसका काम टेम्परेरी ऑक्सीजन देना होता है ताकि प्लेन को नीचे लाने तक लोग होश में रह सके। लेकिन इस फ्लाइट में हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जब पैसेंजर्स मास्क को मुंह और नाक पर लगाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है। प्लेन की छत उड़ने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से अचानक पूरे प्लेन में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। -45 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग टेम्परेचर, हाई ऑल्टीट्यूड और फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब लोगों पर हाइपोथर्मिया एंड हाइपोक्सिया का खतरा मंडरा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहा था। तेज हवा, टूटता प्लेन और लगातार गूंजती आवाजों ने हालात इतने डरावने बना दिए थे कि हर किसी को अपने सामने अब मौत दिखाई दे रही थी। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा किसी तरह कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि आगे कॉकपिट में सब ठीक है या नहीं। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद कॉकपिट से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। इससे उन्हें एक अनजाना सा डर सताने लगता है कि कहीं पायलट और फर्स्ट ऑफिसर की भी क्लाराबेल लैंसिंग की तरह इस हादसे में जान ना चली गई हो। अगर ऐसा हो जाता तो इस प्लेन में मौजूद हर इंसान का मरना पूरी तरह तय था। ऐसे में मिशेल होंडा घबराकर पैसेंजर्स से पूछने लगती है कि क्या आप लोगों में से किसी को प्लेन उड़ाना आता है। पैसेंजर्स की सांसें तो पहले से ही अटकी हुई थी। ऊपर से फ्लाइट अटेंडेंट ने जब ये सवाल पूछा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि शायद पायलट्स के हाथ में प्लेन का कंट्रोल नहीं है और अब वो लोग पक्का मारे जाएंगे। हर कोई डर के मारे रोने चीखने लगता है और अपनी सलामती की प्रार्थनाएं करने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से इधर कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट शॉनहाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस दोनों जिंदा थे। फॉर्चुनेटली कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम भी वर्क कर रहा था क्योंकि इसकी छत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए पायलट्स अब भी पैसेंजर्स के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में थे। दोनों को चोट लगी थी लेकिन वो किसी तरह अपनी सीट पर जमे हुए थे। एयर प्रेशर के अचानक चेंज हो जाने के कारण कॉकपिट में भी चारों तरफ मलबा और इंसुलेशन का काफी ज्यादा सामान बिखरा पड़ा था। इसी बीच कैप्टन रॉबर्ट शॉनहाइमर ने जो देखा उससे वो बुरी तरह खौफजदा हो गए। कॉकपिट का एंट्री डोर गायब था और पीछे सिर्फ खुला नीला आसमान नजर आ रहा था। ऐसे कई डैमेजेस की वजह से कैबिन और कॉकपिट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी ब्रेक हो गया था, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट का उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। इस बीच कैप्टन रॉबर्ट शॉनहाइमर फैसला करते हैं कि किसी तरह विमान को नीचे 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाया जाए जिससे एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके और पैसेंजर्स के लिए सांस लेना आसान हो जाए। कैप्टन रॉबर्ट शॉनहाइमर फौरन फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। उनका चेहरा तनाव से सख्त हो चुका था। आंखें फ्लाइट कंट्रोल्स पर एकदम जम चुकी थी क्योंकि वो जानते थे कि हर एक सेकंड कीमती है। ऐसे वक्त पर हुई एक भी गलती सब कुछ तबाह कर सकती थी। वो प्लेन की स्पीड को तेजी से 290 नॉट्स तक बढ़ा देते हैं और प्लेन 4000 फीट पर मिनट के हिसाब से डिसेंड करने लगता है। लेकिन बीच की छत के टूटकर अलग होने की वजह से विमान इतना कमजोर हो चुका था कि जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जा रही थी प्लेन की इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही थी। एयर प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्लेन दाएं बाएं झूलने लगता है। ऐसे में कॉकपिट वाला हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकता जा रहा था। चूंकि प्लेन का कॉकपिट और पीछे का हिस्सा बीच के ऐसे हिस्से से जुड़ा हुआ था जिसके बाएं दाएं और ऊपर के हिस्से गायब थे, इसलिए जोर पड़ने से पूरे प्लेन का कनेक्शन ढीला पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कॉकपिट वाला हिस्सा अब किसी भी वक्त टूटकर बाकी हिस्से से अलग हो जाएगा।
हालांकि इस बीच कैप्टन की सूझबूझ से प्लेन किसी तरह 10,000 फीट की ऊंचाई तक आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। लेकिन कैबिन में अब भी पैसेंजर्स को ऐसा ही लग रहा था कि प्लेन अपने आप नीचे जा रहा है और वो किसी भी पल ओशन में क्रैश कर जाएंगे। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस ट्रांसपॉन्डर पर इमरजेंसी कोड 7700 सेट कर देती है और होनोलुलु एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी होनोलुलु एटीसी से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाता। इससे मिमी बेहद निराश हो गई और उन्हें अपने सामने अब सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। किसी भी वक्त हालात काबू से बाहर हो सकते थे। चूंकि प्लेन अब मौई आइलैंड की तरफ निकल चुका था, इसलिए वो अब वहां के काहुलुई एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने लगती है। आखिरकार डैमेज के करीब 3 मिनट बाद 1:48 पर उनका मौई आइलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर बहुत ऊंची आवाज में इस इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन हवा का शोर इतना ज्यादा था कि कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहा था। तेज हवाओं के कारण मौई सेंटर को सिर्फ इतना ही सुनाई दे पाता है कि फ्लाइट 243 इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ रही है। साफ था कि प्लेन ऐसी हालत में अपनी डेस्टिनेशन होनोलुलु नहीं जा सकता था, इसलिए पायलट्स ने पास में मौजूद मौई के काहुलुई एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला लिया था। उनकी इस इमरजेंसी के चलते मौई एटीसी में भी हड़कंप मच जाता है। हर कोई तेजी के साथ इस प्लेन को लैंड कराने की तैयारी में जुट जाता है। मौई एटीसी की तरफ से लैंडिंग की कंफर्मेशन मिलने के बाद कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं और प्लेन को मौई आइलैंड के साउथ की तरफ केयरफुली नेविगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस दिन इस प्लेन की मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्लेन अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर था और काहुलुई एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले उसके रास्ते में 11,000 फीट ऊंचे हेलियाकला माउंटेन्स खड़े थे। प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले इसे क्रॉस करना था। अगर प्लेन इसी तरह सीधी लाइन में उड़ता रहता तो वो उसके सामने खड़े हेलियाकला माउंटेन से टकराकर क्रैश हो सकता था। इसीलिए पायलट्स एक-एक सेकंड गिनते हुए बेहद सावधानी से एयरक्राफ्ट को कम स्पीड के साथ साइड में मोड़ना शुरू करते हैं। कैप्टन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगती है, क्योंकि जरा सी चूक सीधे क्रैश में बदल सकती थी। जब प्लेन पहाड़ों से बचते हुए इधर उधर मुड़ रहा था, तब कैबिन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को पहली बार इस बात का एहसास होता है कि फ्लाइट अब भी पायलट्स के कंट्रोल में है। उनकी निराशा धीरे धीरे एक हल्की उम्मीद में बदलने लगती है कि शायद वो लोग बच जाएंगे। जैसे ही प्लेन हेलियाकला माउंटेन्स को क्रॉस करता है, कैप्टन रॉबर्ट राहत की सांस लेते हैं। स्पीड कम होने की वजह से तेज हवाओं की आवाजें भी अचानक कम हो गई। प्लेन अब उस लेवल पर था जहां सभी आसानी से सांस ले पा रहे थे, इसलिए पायलट और फर्स्ट ऑफिसर दोनों अपने ऑक्सीजन मास्क उतार देते हैं। कैबिन में पैसेंजर्स के चेहरे पर तसल्ली, खौफ और घबराहट के भाव एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं था। डर के मारे पैसेंजर्स अब भी प्रेयर्स कर रहे थे और अब सबकी निगाहें इस बात पर थी कि क्या विमान सुरक्षित जमीन पर उतर पाएगा। इधर काहुलुई एयरपोर्ट पर एटीसी की नजर भी फ्लाइट 243 पर लगातार बनी हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लगातार फर्स्ट ऑफिसर से कांटेक्ट में बना हुआ था। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस एटीसी को बताती है कि उन्हें लैंड करते ही एम्बुलेंस की जरूरत होगी, क्योंकि फ्लाइट के अंदर कई लोग घायल हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल टीम्स को स्टैंड बाय रहने का आदेश दे देता है। इसके बाद पायलट लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। फ्लैप्स को धीरे धीरे लेवल 1 से लेवल 5 तक लाया जाता है ताकि स्पीड और कम हो जाए। शुरू में सब कुछ कंट्रोल था, लेकिन जब फ्लैप्स को और नीचे करने की कोशिश की गई तो विमान में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। प्लेन को 170 नॉट से कम स्पीड पर सही से कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल था, इसलिए पायलट 170 नॉट्स की स्पीड को ही मेंटेन करते हैं, जिससे प्लेन लैंडिंग के समय बैलेंस रहे। लेकिन फ्लाइट 243 के लिए उस दिन मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही थी। विमान के नीचे उतरते समय कैप्टन रॉबर्ट का ध्यान अचानक विमान के झुकाव की तरफ जाता है। विमान लगातार बाएं तरफ झुक रहा था क्योंकि उसका लेफ्ट इंजन फेल हो गया था। उन्होंने कई बार इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई और इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। प्लेन के अंदर हालत अब लगभग बेकाबू से हो गए थे। लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर कैप्टन रॉबर्ट का एक्सपीरियंस काम आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ही इंजन के साथ लैंडिंग करेंगे। इसके बाद जब प्लेन काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे के करीब पहुंच जाता है तो लैंडिंग के फाइनल मोमेंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग गियर्स को नीचे कर देती है। कॉकपिट में इंडिकेटर पर दिखता है कि प्लेन के पीछे वाले दोनों पहिए तो ठीक से नीचे आ चुके हैं और लॉक हो गए हैं, लेकिन प्लेन का आगे वाला पहिया यानी नोज गियर वो इंडिकेटर पर शो नहीं होता। इसका मतलब था कि या तो नोज गियर नीचे नहीं आया है या फिर वो बीच में ही कहीं अटक गया है। अगर लैंडिंग के वक्त आगे वाला पहिया काम नहीं करता तो प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर आगे की तरफ झुककर फिसल सकता था और उसमें आग भी लग सकती थी। ऐसी इमरजेंसी में बेली लैंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
बेली लैंडिंग का मतलब होता है कि प्लेन को जानबूझकर उसके नीचे वाले हिस्से यानी उसकी बेली पर बिना पहियों के उतारा जाए। लेकिन इस केस में बेली लैंडिंग बेहद खतरनाक होती। प्लेन का आगे वाला हिस्सा पहले से ही बुरी तरह डैमेज्ड होता है और फ्यूजलेज खुला हुआ था। अगर प्लेन बेली लैंडिंग करता तो रनवे से घिसटते ही फ्यूल लाइंस, मेटल स्ट्रक्चर और स्पार्क्स पैदा होने का खतरा रहता। ऐसी हालत में आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा थी। ऐसे में फैसला लेना आसान नहीं था। कैप्टन को कुछ ही पलों में तय करना था कि कौन सा खतरा कम है और कौन सा ज्यादा। इसी एक फैसले पर प्लेन में बचे 94 लोगों की जिंदगी टिकी थी। ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए पायलट्स फैसला करते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं कि नोज गियर सही से काम नहीं कर रहा है और प्लेन को अब बेली लैंडिंग करनी पड़ेगी। ये सुनते ही कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि विमान का बीच का हिस्सा जो कॉकपिट और पूरे पीछे के हिस्से को जोड़े हुए था वो पहले से ही काफी कमजोर होने की वजह से बेली लैंडिंग के समय टूट सकता था। लेकिन कोई और चारा न होने की वजह से एटीसी ने तुरंत ज्यादा एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज रनवे पर तैनात कर दी। मगर इसके कुछ देर बाद जब कंट्रोलर्स ने दूरबीन से फ्लाइट को देखा तो उन्हें जो दिखाई दिया उससे सबकी जान में जान आ गई। उन्हें नजर आया कि फ्लाइट का नोज गियर सक्सेसफुली नीचे आ गया था, लेकिन प्लेन की वायरिंग की गड़बड़ी की वजह से पायलट्स को उसका इंडिकेशन नहीं मिल सका था। उन्होंने फौरन पायलट्स को इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि अब प्लेन नोज गियर के साथ नॉर्मल लैंडिंग कर सकता है। ये सुनकर पायलट्स ने चैन की सांस ली और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्हें लग रहा था कि शायद वो अब सभी पैसेंजर्स की जान बचा लेंगे। इसके बाद बिना छत के करीब 13 मिनट तक कई मुश्किलों को पार करते हुए प्लेन आखिरकार दोपहर 1:58 पर रनवे 02 पर टचडाउन कर जाता है। प्लेन अजीब तरीके से हिल रहा था और इससे घबराकर पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट्स इतनी कसकर पकड़े हुए थे जैसे वो किसी कयामत की तरफ बढ़ रहे हों और वो सीट बेल्ट ही उन्हें बचा सकती है। रनवे के आसपास खड़े स्टाफ के लोगों की सांस भी अटकी हुई थी। विमान ने जैसे ही जमीन को छुआ उसी वक्त कैप्टन रॉबर्ट पूरी ताकत के साथ ब्रेक्स को लगाते हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस भी पूरी कोशिश करते हुए एकमात्र एक्टिव इंजन पर रिवर्स थ्रस्ट लगा देती है। दोनों की कोशिशों के चलते विमान की स्पीड कम होती है और वो प्लेन सेफली एक जगह पर रुक जाता है। जहाज के रुकते ही प्लेन के अंदर सांसें थाम कर बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स एकदम से राहत की सांस लेते हैं। हर किसी की आंखों में जिंदा जमीन पर लौटने की खुशी के आंसू थे। सबकी प्रार्थनाएं काम कर गई थी। हवा में मौत के साए में गुजरा एक एक पल उनकी आंखों के सामने फ्लैश की तरह गुजर रहा था। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्लेन से नीचे उतर आते हैं। इस हादसे में जो पैसेंजर्स एक्सपोज हुए बीच के रोज में बैठे थे उन्हें सबसे ज्यादा चोटें आई थी। कुल 65 लोग घायल हुए थे, जिनमें फ्लाइट अटेंडेंट जेन सैटो टोमिटा समेत 8 लोगों की हालत सबसे ज्यादा सीरियस थी। इसलिए सबसे पहले उनको स्ट्रेचर की मदद से प्लेन से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही था कि इतने बड़े हादसे में सभी लोग जिंदा थे। सिर्फ एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लैंसिंग को छोड़कर, जो हादसे की शुरुआत में ही हवा के साथ प्लेन से बाहर उड़ गई थी। अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने आसपास के कोस्टल एरियाज में करीब 3 दिनों तक उन्हें सर्च किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। हादसे के तुरंत बाद अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जांच में जो सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। इस विमान का पूरा फ्यूजलेज रस्ट, मेटल फटीग क्रैक्स और पुराने रिपेयर पैचेस से बुरी तरह भरा हुआ था। हालात ऐसे थे कि इन्वेस्टिगेटर्स को खुद हैरानी होती है कि यह विमान इतने समय तक एक साथ कैसे टिका रहा। कुछ हिस्सों में तो लगभग हर रिवेट होल के आसपास फटीग क्रैक्स बन चुकी थी। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स के मन में सवाल उठता है कि आखिर हालात इतने खराब कैसे हो गए। इसका जवाब समझने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स इस विमान के डिजाइन के बेसिक्स तक वापस जाते हैं। दरअसल बोइंग 737 का फ्यूजलेज एल्यूमिनियम शीट मेटल पैनल से बनाया गया था। ये पैनल्स एक फ्रेम के चारों तरफ सर्कुलर तरीके से लगाए गए थे और हर पैनल नीचे वाले पैनल के ऊपर लगभग 7.6 सेंटीमीटर तक ओवरलैप करता था। लेकिन इन एल्यूमिनियम शीट्स की मोटाई सिर्फ 0.9 mm रखी गई थी, जो बोइंग के पुराने विमानों की बॉडी से थोड़ी पतली थी। बोइंग ने ऐसा वजन कम करने के लिए किया था ताकि विमान ज्यादा फ्यूल बचाए और ज्यादा दूर उड़ सके। लेकिन कंपनी को यह बात भी अच्छे से पता थी कि पतली शीट होने से मेटल फटीग का खतरा बढ़ सकता है, यानी समय के साथ मेटल कमजोर पड़ सकती है। हर फ्लाइट में कैबिन को प्रेशराइज किया जाता है, जिससे प्लेन की बॉडी की बाहरी लेयर पर दबाव पड़ता है और वो थोड़ी फैलती है।
लैंडिंग के बाद प्रेशर निकाल दिया जाता है तो लेयर वापस सिकुड़ती है। हर फ्लाइट में ये फैलना सिकुड़ना होता रहता है। बार बार ऐसा होने से मेटल धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाता है और छोटी छोटी क्रैक्स पड़ने लगते हैं। अगर इन क्रैक्स को समय पर देखकर ठीक ना किया जाए तो ये बड़ी होकर गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। बोइंग 737 के शुरुआती मॉडल्स में इन एल्यूमिनियम शीट्स को जोड़ने के लिए एपॉक्सी एडहेसिव यानी एक खास तरह की मजबूत गोंद का इस्तेमाल किया गया था। इस मेथड को कोल्ड बॉन्डिंग कहा जाता था। इसके साथ साथ मजबूती के लिए रिवेट्स भी लगाए जाते थे। समस्या ये थी कि ये एपॉक्सी एडहेसिव नमी और सॉल्ट वाले मौसम में कमजोर पड़ जाती थी। जब गोंद कमजोर होती तो सारा दबाव सिर्फ रिवेट्स पर आ जाता, जिससे रिवेट्स के आसपास छोटी क्रैक्स पड़ने लगती जो नॉर्मल इंस्पेक्शन में आसानी से दिखाई नहीं देती थी। बोइंग ने इस तरीके से 291 एयरक्राफ्ट्स बनाए थे, जिनमें ये क्वीन लिलिउओकालानी नाम का प्लेन भी शामिल था। लेकिन जब बोइंग को समझ में आ गया कि कोल्ड बॉन्डिंग प्रोसेस में सीरियस फ्लॉज है तो उसने 1972 में इस मेथड को बंद कर दिया और नए एयरक्राफ्ट्स में हॉट बॉन्डिंग टेक्निक अपनाने लगा, जो ज्यादा रिलायबल होती है। लेकिन जो विमान पहले ही बन चुके थे उन्हें नए डिजाइन में दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में उन ओल्ड एयरक्राफ्ट्स के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि उनका रेगुलर, डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होता रहे। इसी वजह से बोइंग ने सभी बोइंग 737 ऑपरेटर्स को सर्विस बुलेटिन्स जारी किए थे कि कोरोजन और फटीग क्रैक्स को समय रहते पहचानने और रिपेयर करने के लिए खास मॉनिटरिंग प्रोग्राम अपनाया जाए। अलोहा एयरलाइंस को भी ये वार्निंग्स और गाइडलाइंस पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन जांच में सामने आता है कि अलोहा एयरलाइंस ने इन डायरेक्टिव्स का पूरी तरह पालन नहीं किया। सही तरीके से इंस्पेक्शन नहीं हुई और मेंटेनेंस में लापरवाही की वजह से क्रैक्स धीरे धीरे बेकाबू होकर फैलते गए। NTSB के इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि अलोहा एयरलाइंस ने इस विमान को उसके डिजाइन फ्लाइट साइकिल्स की लिमिट से कहीं ज्यादा बार उड़ाया। अलोहा एयरलाइंस का फ्लाइट 243 वाला प्लेन लगभग 19 साल पुराना था और इतने सालों में ये करीब 35,496 फ्लाइट आवर्स उड़ चुका था। सबसे बड़ी बात ये थी, इस प्लेन ने कुल 89,680 फ्लाइट साइकिल्स पूरे किए थे। एविएशन में सिर्फ एयरक्राफ्ट की उम्र या फ्लाइंग आवर्स ही मायने नहीं रखते, फ्लाइट साइकिल्स भी उतने ही अहम होते हैं, क्योंकि हर टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ कैबिन प्रेशराइज और डीप्रेशराइज होता है और यही प्रोसेस फ्यूजलेज पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस डालता है। ऐसे में 89,680 साइकिल्स इस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए अपनी लिमिट से बेहद ज्यादा थे। साफ था कि अलोहा एयरलाइन ने पैसेंजर्स की सेफ्टी से ज्यादा अपने प्रॉफिट पर ध्यान दिया और विमान को उसके डिजाइन फ्लाइट साइकिल्स की लिमिट से बहुत ज्यादा यूज किया। हाई नंबर ऑफ साइकिल्स, थिन फ्यूजलेज डिजाइन, सॉल्टी कोस्टल एनवायरनमेंट और बहुत ही खराब मेंटेनेंस, इन सब ने मिलाकर प्लेन की स्ट्रक्चर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर दिया और आखिरकार वही छुपी हुई कमजोरी अलोहा फ्लाइट 243 के मिड एयर फेलियर की वजह बन गई। अलोहा फ्लाइट 243 के हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के तरीकों में बड़ा बदलाव किया। विजुअल चेक्स के बजाय एडी करंट और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसे एडवांस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स अपनाए गए, जिससे पेंट के नीचे और रिवेट्स के आसपास छुपी माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स भी पकड़ी जा सके। पुराने एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के लिए डैमेज टॉलरेंस इवैल्यूएशन को जरूरी किया गया, ताकि सिर्फ एयरक्राफ्ट की उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग असेसमेंट के आधार पर भी इंस्पेक्शन इंटरवल्स तय हो। इन बदलावों ने मिलकर एयरक्राफ्ट सेफ्टी को एक नई और जरूरी दिशा दी। हालांकि फ्लाइट 243 के साथ जितना भयानक हादसा हुआ था, उसके बावजूद 95 में से 94 लोगों का जिंदा बच जाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये दोनों पायलट्स की सूझबूझ, ट्रेनिंग और सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा था। इस दौरान कैबिन क्रू ने भी हालात संभालने की पूरी कोशिश की। पैसेंजर्स ने भी सीट बेल्ट्स को कसकर बांधे रखा। अगर लोग पैनिक में उठ खड़े होते या सीट बेल्ट्स ना लगाए होते तो इंजरीज और जान का नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। इस घटना के बाद हादसे में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लांसिंग की याद में उनके नाम पर होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मेमोरियल भी बनाया गया, जो आज भी लोगों को उनके मुस्कुराते चेहरे की याद दिलाता है। अगर आपको अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की ये सर्वाइवल स्टोरी इंपैक्टफुल लगी तो आपको हमारी पिछली वीडियो मिरेकल ऑफ द एंडीज जरूर देखनी चाहिए। ये भी एक सच्ची सर्वाइवल स्टोरी है, जहां हालात इतने एक्सट्रीम हो गए थे कि जिंदा रहने के लिए लोगों को अपने ही लोगों का मांस खाना पड़ गया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।